अभी तक हैरी पॉटर की कहानी में हमने सुना कि हैरी और हरमाइनी को फिल्च पकड़ लेता है जब वो लोग नन्हे से ड्रैगन नॉर्बर्ट को छोड़ने गए थे ऊंचे टावर पर चढ़कर, और वहां पर हैरी का अदृश्य चोगा भी छूट जाता है। अब आगे की कहानी सुनते हैं। इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था। फिल्च उन्हें पहली मंजिल पर प्रोफेसर मैकगोनागल की स्टडी में ले गया, जहां वे बैठ गए और एक दूसरे से कुछ बोले बिना इंतजार करने लगे। हरमाइनी कांप रही थी। लंबी मनगढ़ंत कहानियां, बचने के उपाय और बहाने हैरी के दिमाग में एक दूसरे से टकराते रहे, परंतु हर बहाना दूसरे से कमजोर नजर आ रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इस बार संकट कैसे दूर होगा। वे बुरी तरह फंस चुके थे। उनसे इतनी बड़ी मूर्खता कैसे हो गई कि वे अदृश्य चोगे को भूल गए। प्रोफेसर मैकगोनागल बिस्तर से बाहर जाने और अंधेरी रात में स्कूल में घूमने के बारे में कोई बहाना नहीं सुनेंगी। सबसे ऊंचे खगोल शास्त्र के टावर पर जाने की बात तो छोड़ ही दें, जहां क्लास के अलावा जाना हमेशा मना था। इसमें नॉर्बर्ट और अदृश्य चोगे को भी जोड़ दें तो वे लोग अपने संदूक पैक कर सकते थे। क्या हैरी को ऐसा लग रहा था कि इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता था? वो गलत था। जब प्रोफेसर मैकगोनागल आई तो नेविल भी उनके साथ था। जैसे ही उसने उन दोनों को देखा, वो एकदम बोल पड़ा, हैरी, मैं चेतावनी देने के लिए तुम्हें खोज रहा था। दरअसल मैंने मैलफॉय को कहते सुना था कि वो तुम्हें पकड़ने वाला है। वो कह रहा था कि तुम्हारे पास ड्रैग। हैरी ने नेविल को चुप करने के लिए अपना सिर तेजी से हिलाया, परंतु प्रोफेसर मैकगोनागल ने देख लिया। जब वे उन तीनों के सर पर खड़ी हुईं तो ऐसा लग रहा था जैसे वे नॉर्बर्ट से भी ज़्यादा तेजी से आग उगलने वाली हैं। मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी। मिस्टर फिल्च का कहना है कि आप लोग खगोल शास्त्र के टावर पर गए थे। रात के 1 बज रहे हैं। आपको अपनी सफाई में क्या कहना है? वो पहली बार था जब हरमाइनी किसी टीचर के सवाल का जवाब नहीं दे पाई। वो अपनी चप्पलों की तरफ घूर रही थी और किसी मूर्ति की तरह स्थिर खड़ी थी। मेरे ख्याल से मैं समझ सकती हूँ कि क्या हुआ होगा, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। इसे समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी की ज़रूरत नहीं है। आपने ड्रैको मैलफॉय को ड्रैगन के बारे में कोई झूठी मनगढ़ंत कहानी सुना दी ताकि वो बिस्तर से बाहर निकले और मुसीबत में फंस जाए। मैंने उसे पहले ही पकड़ लिया है। मुझे लगता है आपको इस बात में मज़ा आया होगा कि लॉन्ग बॉटम ने भी वो कहानी सुनी और उस पर विश्वास कर लिया। हैरी ने नेविल की तरफ देखा और उसने आंखों ही आंखों में इशारे से उसे बताने की कोशिश की कि ये सच नहीं था, क्योंकि नेविल स्तब्ध खड़ा था जैसे उसे चोट पहुंची हो। बेचारा गलती करने वाला नेविल। हैरी जानता था कि उन्हें चेतावनी देने के लिए अंधेरे में ढूंढने में उसे कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। मैं बहुत दुखी हूँ, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा। एक ही रात में 4 विद्यार्थी बिस्तर से बाहर थे। मैंने इस तरह की बात पहले कभी नहीं सुनी। और आप, मिस ग्रेंजर, मुझे लगता था आप समझदार हैं। जहाँ तक आपका सवाल है पॉटर, मैं सोचती थी आपके लिए गरुड़ द्वार इससे ज़्यादा मायने रखता होगा। आप तीनों को डिटेंशन मिलेगा। हाँ, आपको भी मिस्टर लॉन्गबॉटम। कोई भी चीज़ आपको रात को स्कूल के बाहर घूमने का अधिकार नहीं देती, खासकर इन दिनों। ये बहुत खतरनाक है। और गरुड़ द्वार के 50 पॉइंट कम हो जाएंगे। 50! हैरी के मुंह से निकला। वो लोग अभी पॉइंट्स के मामले में आगे थे, और ये आगे होना और ये ज़्यादा पॉइंट्स हैरी ने पिछले क्विडिच मैच में हासिल किए थे। 50 पॉइंट हर एक के, प्रोफेसर मैकगोनागल ने कहा, जो अपनी लंबी नुकीली नाक तेजी से सांस लेने में प्रयोग कर रही थी। प्रोफेसर, प्लीज, आप ऐसा नहीं कर सकती। पॉटर, मुझे मत बताओ मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं।
आप सब अब अपने बिस्तर पर जाएं। मुझे पहले कभी गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों पर इतनी शर्म नहीं आई। 150 पॉइंट कम हो गए। इससे गरुड़ द्वार आखिरी स्थान पर आ गया। एक ही रात में उन्होंने गरुड़ द्वार के हाउस कप जीतने की सारी संभावना समाप्त कर दी। हैरी को लगा जैसे उसके पेट की तली गायब हो गई हो। वे लोग इसकी भरपाई कैसे कर पाएंगे? हैरी सारी रात नहीं सो पाया। वो सुन रहा था कि नेविल अपने तकिए में घंटों सुबकता रहा। हैरी नहीं जानता था कि उसे सांत्वना देने के लिए उससे क्या कहे। वो जानता था कि उसकी तरह नेविल भी सुबह होने से डर रहा था। क्या होगा जब गरुड़ द्वार के बाकी विद्यार्थियों को उनकी करतूत का पता चलेगा? हाउस पॉइंट कांच के जिस बड़े स्कोरबोर्ड पर लिखे जाते थे उसके पास से गुजरते समय पहले तो गरुड़ द्वार के विद्यार्थियों को लगा जैसे कहीं कोई गड़बड़ हो गई है। कल से आज के बीच उनके 150 पॉइंट अचानक कम कैसे हो गए? और फिर कहानी फैलनी शुरू हुई। हैरी पॉटर, मशहूर हैरी पॉटर। 2 क्विडिच मैचों के उनके हीरो ने ये सारे पॉइंट गंवाए थे, उसने और फर्स्ट ईयर के 2 अन्य मूर्ख विद्यार्थियों ने। स्कूल में सबसे लोकप्रिय और प्रशंसनीय छात्रों में से एक होने के बजाय अब हैरी को अचानक सबसे ज़्यादा नफरत की निगाह से देखा जाने लगा। यहाँ तक कि चीलघात और मेहनतकश के विद्यार्थी भी उसके खिलाफ हो गए, क्योंकि सभी चाहते थे कि नागशक्ति हाउस कप ना जीत पाए। हैरी जहाँ भी जाता था लोग उसकी तरफ इशारा करते थे और उसका अपमान करते समय अपनी आवाज़ धीमी रखने का भी कष्ट नहीं करते थे। दूसरी तरफ नाग शक्ति के विद्यार्थी उसके पास से गुजरते समय ताली और सीटी बजाते थे और खुश होकर कहते थे, धन्यवाद पॉटर, तुमने हमें जिता दिया। केवल रॉन ने उसका साथ दिया। सब इस बात को कुछ हफ्तों में भूल जाएंगे। फ्रेड और जॉर्ज ने भी यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट कमाए हैं और लोग फिर भी उन्हें पसंद करते हैं, परंतु उन्होंने एक ही झटके में 150 पॉइंट कभी नहीं गंवाए होंगे, है ना? हैरी ने दुखी होकर कहा। हाँ, ये तो है, रॉन ने स्वीकार किया। नुकसान की भरपाई करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी थी, परंतु हैरी ने कसम खाई कि वो आगे से उन चीज़ों में कभी अपनी टांग नहीं फंसाएगा जिनसे उसका कोई लेना देना ना हो। अब इधर उधर छुपकर जासूसी करना बंद। उसे खुद पर इतनी शर्म आ रही थी कि वो वुड के पास गया और उससे कहा कि वो क्विडिच टीम से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। इस्तीफा? वुड गरजा। उसे क्या फ़ायदा होगा? अगर हम क्विडिच में नहीं जीतेंगे तो इन पॉइंट्स को दोबारा कैसे जीत पाएंगे? परंतु यहाँ तक कि क्विडिच का मज़ा भी खत्म हो गया था। प्रैक्टिस के दौरान बाकी की टीम हैरी से बात नहीं करती थी और अगर उन्हें उसके बारे में कुछ कहना होता था तो वे उसे खोजी कहकर बुलाते थे। हरमाइनी और नेविल भी दुख झेल रहे थे। उनका हाल हैरी जितना बुरा नहीं था, क्योंकि वे उतने लोकप्रिय नहीं थे, परंतु उनसे भी कोई बात नहीं करता था। हरमाइनी ने क्लास में लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचना बंद कर दिया और वो सिर नीचा करके शांति से अपना काम करती रहती थी। हैरी लगभग खुश था कि परीक्षाएं अब ज़्यादा दूर नहीं थी। उसे जो ढेर सारा रिवीजन करना था उसकी वजह से उसका ध्यान अपने दुख पर से हट गया। वो, रॉन और हरमाइनी इकट्ठे रहते थे, देर रात तक पढ़ते थे और जटिल जादुई कार्डों के तत्व याद करने की कोशिश करते थे, सम्मोहन और मंत्रों को कंठस्थ करते थे तथा जादुई खोजों और पिशाच विद्रोहों की तारीखें रटते थे। फिर परीक्षाएं शुरू होने के लगभग 1 हफ्ते पहले दूसरों के मामले में टांग न फंसाने के हैरी के नए संकल्प का अचानक इम्तहान हुआ। एक दोपहर लाइब्रेरी से अकेले वापस लौटते समय उसने आगे वाले क्लासरूम में किसी के सुबकने की आवाज़ सुनी। जब वो पास गया तो उसने कुरिल को बोलते सुना, नहीं नहीं, दोबारा नहीं, प्लीज़। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे धमकी दे रहा हो। हैरी थोड़ा और पास गया। ठीक है, उसने कुरिल को सुबकते सुना। अगले ही पल कुरिल अपनी पगड़ी सीधी करते हुए क्लासरूम से तेजी से बाहर आया। उसका चेहरा पीला था और ऐसा लग रहा था जैसे वो रोने वाला हो। वो नज़रों से ओझल हो गया। हैरी को नहीं लगा कि कुरिल ने उसे देखा था। उसने तब
तक इंतज़ार किया जब तक कुरिल के कदमों की आवाज़ सुनाई देना बंद नहीं हो गया। फिर उसने क्लासरूम में झांका, वो खाली था, परंतु दूसरी तरफ का दरवाज़ा थोड़ा खुला था। हैरी उसकी आधी दूर तक चला गया, परंतु तभी उसे याद आया कि उसने दूसरों के मामले में टांग ना फंसाने की कसम खाई थी। बहरहाल वो 12 पारस पत्थर दांव पर लगाकर कह सकता था कि स्नेप अभी अभी उस कमरे से बाहर गया होगा, और हैरी ने अभी जो सुना था उसके बाद स्नेप की चाल में नई लचक आ गई होगी। ऐसा लग रहा था जैसे क्विरिल ने आखिरकार हार मान ली थी। हैरी वापस लाइब्रेरी में गया, जहां हरमाइनी रॉन की खगोल शास्त्र की परीक्षा ले रही थी। हैरी ने उन्हें बताया कि उसने क्या सुना था। स्नेप ने आखिर उसे मना ही लिया। रॉन ने कहा, अगर कुरिल ने उसे बता दिया है कि उसके गुप्त कलाओं से रक्षा के मंत्र को कैसे तोड़ा जाए, अब भी फ्लफी बचा है। हरमाइनी ने कहा, हो सकता है स्नेप ने हैग्रिड से पूछे बिना ही ये पता लगा लिया हो कि उसे कैसे पार किया जाए। रॉन ने अपने चारों तरफ लगी हजारों किताबों की तरफ देखते हुए कहा, मैं शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसी किताब होगी जिसमें ये लिखा होगा कि 3 सिर वाले दैत्याकार कुत्ते को कैसे पार किया जाए। तो अब हम क्या करें हैरी? रॉन की आंखों में एक बार फिर रोमांचक अभियान की चमक आ गई, परंतु हैरी के जवाब देने से पहले ही हरमाइनी ने जवाब दिया, डंबलडोर के पास जाओ, हमें ये काम सदियों पहले करना चाहिए था। अगर हम अपने दम पर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो ये तय है कि हमें यहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। पर हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हैरी ने कहा। कुरिल इतने डरे हुए हैं कि वे हमारे पक्ष में नहीं बोलेंगे। स्नेप को तो सिर्फ इतना कहना है कि उसे क्या मालूम कि दैत्य किस तरह से हैलोवीन के दिन अंदर आया, और वो उस दिन तीसरी मंजिल के आसपास गया ही नहीं। तुम्हें क्या लगता है कि लोग किस पर भरोसा करेंगे, उस पर या हम पर? ये किसी से भी नहीं छुपा है कि हम उससे नफरत करते हैं। डंबलडोर सोचेंगे कि हमने स्नेप को निकलवाने के लिए ये कहानी गढ़ी है। फिल्च भी हमारी कोई मदद नहीं करेगा, चाहे इस पर उसकी ज़िंदगी भी दांव पर लगी हो, क्योंकि स्नेप के साथ उसकी दोस्ती है, और वो तो यही सोचेगा कि जितने विद्यार्थी बाहर निकाले जाएं उतना ही अच्छा है। और ये मत भूलो कि हमें पारस पत्थर या फ्लफी के बारे में मालूम नहीं होना चाहिए। हमें बहुत से स्पष्टीकरण देने पड़ेंगे। हरमाइनी को तो विश्वास हो गया, पर रॉन को नहीं हुआ। अगर हम थोड़ी खोजबीन करें? नहीं, हैरी ने सपाट लहजे में कहा, हम पहले ही बहुत खोजबीन कर चुके हैं। उसने बृहस्पति का नक्शा निकालकर अपनी तरफ खींचा और उसके उपग्रहों के नाम याद करने लगा। अगली सुबह हैरी, हरमाइनी और नेविल को नाश्ते की टेबल पर चिट्ठियां मिली। सभी में एक ही बात लिखी थी, आपका डिटेंशन आज रात 11 बजे शुरू होगा। प्रवेश हॉल में मिस्टर फेल्च से मिलें। प्रोफेसर एम मैगगॉनेगल। पॉइंट गंवाने के बवाल में हैरी ये भूल ही गया था कि उन्हें डिटेंशन भी करना था। उसे लग रहा था कि हरमाइनी शायद ये शिकायत करेगी कि इस वजह से रिवीजन की एक पूरी रात चली जाएगी, परंतु हरमाइनी ने एक शब्द भी नहीं कहा। हैरी की तरह वो भी सोच रही थी कि उन्हें जो सज़ा मिली थी वो उन्हें मिलनी ही चाहिए थी। उस रात को 11 बजे उन्होंने हॉल में रॉन से विदा ली और नेविल के साथ नीचे प्रवेश हॉल में गए। फिल्च वहाँ पहले से ही था, और मेलफॉय भी। हैरी ये भी भूल गया था कि मेलफॉय को भी डिटेंशन मिला था। मेरे पीछे आओ, फिल्च ने एक लैम्प चलाते हुए कहा और उन्हें बाहर ले गया। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि तुम लोग दोबारा स्कूल का नियम तोड़ते समय 2 बार सोचोगे, है ना? वो कहता रहा और उनकी तरफ बुरी निगाहों से घूरता रहा। और हाँ, अगर मुझसे पूछा जाए तो कड़ी मेहनत और कष्ट सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि अब सज़ा के पुराने तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया जाता। आपको कुछ दिनों के लिए कलाइयों से जंजीर बांधकर छत से लटका दिया जाता था। मेरे ऑफिस में अब भी जंजीरें रखी हैं और मैं उनमें तेल लगाता रहता हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर उनका इस्तेमाल किया जा सके। ठीक है, हम चलते हैं। और हाँ, भागने के बारे में तो सोचना भी मत। अगर तुमने ऐसा किया तो उसका अंजाम इससे भी बुरा होगा।
वे अंधेरे मैदान के पार जा रहे थे। नेविल जोर जोर से सांसें ले रहा था। हैरी सोच रहा था कि न जाने उन्हें कौन सी सजा मिलने वाली थी। ये सचमुच कोई भयानक सजा होगी, वरना फिल्च इतना खुश नहीं दिख रहा होता। चांद चमक रहा था, परंतु उसके सामने से उड़ते बादलों की वजह से वे बार बार अंधेरे में छुप जाते थे। सामने हैरी को हैग्रिड की झोपड़ी की खिड़कियों में रोशनी दिख रही थी। तभी उन्हें दूर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। क्या तुम हो फिल्च? जल्दी आओ, हम तत्काल जाना चाहते हैं। हैरी का दिल उछल पड़ा। अगर वे हैग्रिड के साथ कुछ करने जा रहे थे तो ये उतना बुरा नहीं होगा। उसकी राहत उसके चेहरे पर झलक गई होगी, क्योंकि फिल्च बोला, लगता है तुम सोच रहे होगे कि तुम उस मूर्ख के साथ मजे करने जा रहे हो। दोबारा सोच लो छोकरे, तुम जंगल में जा रहे हो और मुझे विश्वास है कि तुम लोग साबुत वापस नहीं आ पाओगे। ये सुनकर नेविल के मुंह से आह निकल गई और मैलफॉय चलते चलते एकदम रुक गया। जंगल? उसने दोहराया, और वो उतना शांत नहीं लग रहा था जितना आमतौर पर लगता था। हम रात के वक्त वहाँ नहीं जा सकते। वहाँ हर तरह के जानवर रहते हैं। मैंने सुना है आदम भेड़िए भी। नेविल ने हैरी के दुशाले का एक सिरा पकड़ा और ऐसी आवाज़ निकाली जैसे उसका गला रूंध गया हो। ये तुम्हारी समस्या है, फिल्च ने कहा, जिसकी आवाज़ खुशी के मारे उछल रही थी। उन आदम भेड़ियों के बारे में तुम्हें नियम तोड़ने के पहले सोचना चाहिए था, है ना? हैग्रिड अंधेरे में उनकी तरफ आया। फैंग उसके ठीक पीछे था। हैग्रिड अपना बड़ा सा धनुष लिए था और उसके कंधे पर तीरों से भरा तरकश था। बहुत समय हो गया, उसने कहा। हमें यहाँ इंतजार करते करते आधा घंटा हो चुका है। तुम ठीक तो हो हैरी? हरमाइनी? हैग्रिड, मैं इनसे इतना दोस्ताना व्यवहार नहीं करता, फिल्च ने ठंडे लहजे में कहा। ये मत भूलो कि इन्हें यहाँ सजा देने के लिए लाया गया है, इसीलिए तुम्हें इतनी देर हो गई। क्यों? हैग्रिड ने फिल्च की तरफ गुस्से से देखा। इन्हें भाषण दे रहे थे? ये तुम्हारा काम नहीं है। तुमने अपना काम कर दिया है, अब इन्हें हमारे हवाले कर दो। मैं सुबह वापस आऊँगा, फिल्च ने कहा, और इनके शरीर के जितने टुकड़े बचेंगे उन सब को वापस ले जाऊँगा। उसने कुटिलता से आगे जोड़ा और फिर वो मुड़ा और महल की तरफ चल दिया। उसका लैंप अंधेरे में लहराता हुआ दूर होता जा रहा था। मैलफॉय हैग्रिड की तरफ मुड़ा। मैं अंधेरे जंगल में नहीं जाऊँगा, मैलफॉय बोला, और हैरी ये सुनकर खुश हुआ कि उसकी आवाज़ में दहशत साफ झलक रही थी। अगर तुम्हें हॉगवर्ट्स में रहना है तो तुम्हें जाना ही पड़ेगा, हैग्रिड ने गुस्से से कहा। तुमने गलती की है और तुम्हें उस गलती की कीमत भी चुकानी ही होगी। परंतु ये नौकरों का काम है, ये विद्यार्थियों का काम नहीं है। मैंने सोचा था कि हमें कुछ लाइनें लिखनी होंगी या ऐसा ही कुछ करना होगा। अगर मेरे डैडी को पता चल जाए कि मैं ये कर रहा हूँ तो वे तुमसे कहेंगे कि हॉगवर्ट्स में ऐसा ही होता है। हैग्रिड गुर्राया। लाइनें लिखना, उससे किसी को क्या फ़ायदा होगा? तुम्हें कुछ उपयोगी काम करना होगा, वरना हॉगवर्ट्स छोड़ना होगा। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे डैडी तुम्हें स्कूल से बाहर निकलते देखना चाहते हैं तो तुम महल में वापस लौट जाओ और अपना सामान पैक कर लो। चलो। मैलफॉय अपनी जगह से नहीं हिला। उसने हैग्रिड की तरफ गुस्से से देखा, परंतु फिर अपनी निगाह झुका ली। तो फिर ठीक है, हैग्रिड ने कहा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि हम आज रात जो करने जा रहे हैं वो खतरनाक है और हम नहीं चाहते कि किसी को कोई नुकसान पहुंचे। कुछ देर हमारे पीछे पीछे ही चलो। वह उन्हें जंगल के एक सिरे तक ले गया। अपने लैम्प को ऊंचा उठाकर उसने एक सकरी घुमावदार पगडंडी दिखाई जो घने काले पेड़ों में गुम हो गई थी। जब वे जंगल की तरफ देख रहे थे तो हल्की हवा ने उनके बाल ऊपर उठा दिए। यहाँ देखो, हैग्रिड ने कहा, जमीन पर पड़ी ये चमकदार चीज़ देख रहे हो, चांदी जैसी? ये यूनिकॉर्न का खून है। जंगल में एक यूनिकॉर्न है जिसे किसी ने बुरी तरह घायल कर दिया है। एक सप्ताह में ये दूसरी बार हुआ है। पिछले बुधवार को हमें एक यूनिकॉर्न मरा मिला था। हमें जाकर बेचारे घायल यूनिकॉर्न को खोजना है। शायद हमें उसे उसके कष्ट से मुक्ति दिलाना पड़े। और क्या होगा अगर यूनिकॉर्न को जिसने घायल किया है वो हमें पहले खोज ले? मैलफॉय ने कहा, जो अपने डर को अपनी आवाज़ से दूर नहीं रख पा रहा था।
अगर तुम हमारे या फैंग के साथ हो तो जंगल में रहने वाली कोई भी चीज़ तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी, हैग्रिड ने कहा। और पगडंडी पर ही रहना। ठीक है, अब हम दो दलों में बट जाते हैं और अलग अलग दिशाओं में इस खून की लकीर का पीछा करते हैं। हर तरफ खून फैला है। कम से कम पिछली रात से ये यूनिकॉर्न इधर उधर घूम रहा होगा। मैं फैंग के साथ जाऊंगा, मेल्फॉय ने फैंग के लंबे दांत देखकर जल्दी से कहा। ठीक है, परंतु हम तुम्हें चेतावनी दिए देते हैं, ये डरपोक है, हैग्रिड ने कहा। तो हम हैरी और हरमाइनी एक तरफ जाते हैं और ड्रैको, नेविल और फैंग दूसरी तरफ। और सुनो, अगर किसी को यूनिकॉर्न मिल जाए तो वो हरी चिंगारियां निकालेगा, ठीक है? अपनी छड़ियाँ उठा लो और अभी अभ्यास करो इस तरह। और अगर कोई मुसीबत में पड़ जाए तो वो लाल चिंगारियां निकालेगा और हम लोग तुम्हें ढूंढ लेंगे, इसीलिए सावधान रहना। अब हम चलते हैं। जंगल काला और शांत था। थोड़ा अंदर जाकर वे पगडंडी के उस हिस्से पर पहुंच गए जहां से दो रास्ते निकलते थे। हैरी, हरमाइनी और हैग्रिड बाएं रास्ते पर चले गए, जबकि मेल्फॉय, नेविल और फैंग दाएं रास्ते पर। वे खामोशी से चलते रहे। उनकी निगाहें धरती पर जमी हुई थी। कभी कभार चांद की रोशनी ऊपर की शाखाओं के बीच से दिख जाती थी और गिरी हुई पत्तियों पर पड़े चांदी जैसे नीले खून को चमका देती थी। हैरी ने देखा कि हैग्रिड बहुत परेशान लग रहा था। क्या कोई आदम भेड़िया यूनिकॉर्न को मार सकता है? हैरी ने पूछा। आदम भेड़िए उतने तेज नहीं होते, हैग्रिड ने कहा। यूनिकॉर्न को पकड़ना आसान नहीं है क्योंकि वे शक्तिशाली जादुई प्राणी होते हैं। हमने इससे पहले कभी किसी यूनिकॉर्न के घायल होने के बारे में नहीं सुना। वे लोग एक काईदार पेड़ के ठूंठ के पास से गुजरे। हैरी को बहते हुए पानी की आवाज़ सुनाई दे रही थी। कहीं आस ही पास कोई धारा बह रही होगी। घुमावदार पगडंडी पर यहाँ वहाँ यूनिकॉर्न के खून के धब्बे अब भी दिख रहे थे। तुम ठीक तो हो हरमाइनी? हैग्रिड फुसफुसाया। चिंता मत करो, अगर वो इतनी बुरी तरह घायल है तो वो ज़्यादा दूर तक नहीं जा सकता। और फिर हम उसे जल्दी से उस पेड़ के पीछे छुप जाओ। आज हैरी पॉटर की कहानी को यहीं पर छोड़ देते हैं और अगले भाग में जानेंगे कि वो कौन था और क्या चीज़ थी जो यूनिकॉर्न को मार रही थी और उसका खून पी रही थी। क्या वो कोई आदम भेड़िया था या फिर वो कोई और ही चीज़ थी? कोई बहुत डरावनी चीज़, कोई बहुत खतरनाक चीज़ जो यूनिकॉर्न का खून पी रही थी। हैरी, हरमाइनी, नेविल और मेल्फॉय का क्या हुआ, ये सब जानेंगे अगले भाग में। तब तक आप बने रहिए यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिए हैरी पॉटर और पारस पत्थर की ये मज़ेदार कहानी। और हाँ, आप बच्चे ऐसा कोई खतरनाक काम कभी भी मत करिएगा। अगर आपको कहीं भी जाना हो तो अपने बड़ों के साथ जाइएगा, कभी भी रिस्क मत लीजिएगा। बाय।